गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आपके ना हाउस प्रॉपर्टी में बेटा एक नया डिस्कशन हम करने वाले हैं। बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से समझना है। ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी, सेक्शन 26। बेटा क्या कह रहा है ये, जरा ध्यान से मेरी बात समझना बेटा। देखो बेटा, बेटा सेक्शन 26 जो है वो बात करता है इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी, हेडिंग लिखो बेटा मेरे साथ। इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी। बेटा को ओन्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसके बेटा ओनर्स, वो प्रॉपर्टी जिसके ओनर्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा, उसे हम को ओन्ड प्रॉपर्टी कहते हैं बेटा। वो प्रॉपर्टी जिसके कितने मालिक हैं बेटा, दो मालिक या दो मालिकों से ज़्यादा, उसे हम कहते हैं को ओन्ड प्रॉपर्टी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, फिर थोड़ा समझते हैं। देखो, अज्यूम करो बेटा ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें दो पोर्शन हैं। एक तो है ये ग्राउंड फ्लोर, एक तो है ये ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, और एक है ये फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जिसके दो पोर्शंस हैं, ग्राउंड और फर्स्ट। बेटा इस पूरी प्रॉपर्टी के ना ओनर्स कौन है? ए एंड बी, दोनों भाई हैं बेटा, ब्रदर्स हैं। ये दोनों इस प्रॉपर्टी के हैं को ओनर्स, यानी जॉइंट ओनर्स। ये हैं इस प्रॉपर्टी के को ओनर्स यानी जॉइंट ओनर्स बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ग्राउंड फ्लोर जो है वो तो है इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड। ग्राउंड फ्लोर तो इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे तो ये खुद रहते हैं बेटा। ग्राउंड फ्लोर पे तो ये खुद रहते हैं, तो ये वाला पार्ट ए ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है और ये वाला पार्ट बी ने बेटा सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर पे तो ये खुद रहते हैं, इनका खुद का रेजिडेंस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है बेटा। और जो फर्स्ट फ्लोर है ना, वो इन्होंने बेटा किराए पे चढ़ा रखा है, मतलब क्या है, लेट आउट है, जहां से इनको रेंट आता है 15,000 पर मंथ का, जहां से इनको रेंट आता है 15,000 पर मंथ का, ठीक है। चलो, अब कैसे ट्रीटमेंट होगा, बहुत सिंपल है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। पहले बात करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड की। बेटा ए का अलग निकालना और बी का बेटा अलग निकालना। तो ए का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका ट्रीटमेंट अलग करना, बी का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका ट्रीटमेंट अलग करना। ट्रीटमेंट कैसे करना है बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड का, आपको पता है। सबसे पहले जीएवी, सेल्फ ऑक्यूपाइड की निल होती है बेटा। म्यूनिसिपल टैक्सेस, बेटा कोई डिडक्शन नहीं मिलता है क्योंकि जीएवी निल है, तो एनएवी निल हो जाएगी, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है बेटा,
और अब ये सुनना, ये इंपॉर्टेंट है बस, माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है बेटा, अब एक बात बस याद रखना है इसमें, जो कोओनर के केस में इंपॉर्टेंट है बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में बेटा लिमिट थी, मैक्सिमम लिमिट 30,000 और 2 लाख, है ना, ये लिमिट थी बेटा। बेटा एक बात याद रखना, ये 30,000 और 2 लाख की लिमिट किस पे डिपेंड करती थी? वो 3 कंडीशंस पे। अगर तीनों सेटिस्फाइड तो 2 लाख, तीनों में से एक भी अनसेटिस्फाइड तो 30,000, है ना। मुझे एक बात जाननी है, ये जो लिमिट है मैक्सिमम लिमिट 30,000 और 2 लाख की, ये दोनों ए और बी दोनों को ओनर्स को मिला के ये लिमिट है या ये पर को ओनर है? तो बेटा याद रखना, ये लिमिट पर को ओनर है। मतलब ए कितने का डिडक्शन इंटरेस्ट का ले सकता है? 30 या 2 लाख एज द केस में बी, और बी भी कितना ले सकता है मैक्सिमम? 30,000 और 2 लाख एज द केस में बी। तो ये जो लिमिट है 2 लाख की और 30,000 की, ये दोनों को ओनर्स को मिला के नहीं है, ये पर को ओनर है। बस इतना सा याद रखना है बेटा, बाकी तो पूरा केस वही है। ये आ जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोनों की। ये आपकी आ जाएगी बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोनों की। बेटा समझ आया? बस इतना सही चेंज है, बाकी पूरा केस वैसे ही करना है। इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 30,000 या 2 लाख। मेन बात है ये 30,000 या 2 लाख दोनों को ओनर्स को मिला के मिलेगा या पर को ओनर है? तो ये पर को ओनर है। मतलब ए मैक्सिमम डिडक्शन 30 या 2 लाख ले सकता है और बी भी 30,000 या 2 लाख ले सकता है। तो ये तो ट्रीटमेंट हो गया बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड का। सर अब ये लेट आउट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो बेटा जैसे नॉर्मली करते हो वैसे ही करना है। बेटा लेट आउट के केस में क्या करना है, ध्यान से सुनना बेटा। लेट आउट के केस में ना ए और बी दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग नहीं बन पाएगी बेटा। मैंने क्या कहा? ए और बी दोनों की स्टेटमेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट अलग अलग प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। सर क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि बेटा रेंट जो आ रहा है ना 15,000 रुपए पर मंथ, वो एक साथ आ रहा है बेटा, अलग अलग नहीं आ रहा है, एक साथ आ रहा है। तो अलग अलग स्टेटमेंट बनाने के चक्कर में मत पड़ना, एक साथ बनाना स्टेटमेंट। मतलब ए और बी की अलग नहीं बनानी है बेटा, एक ही साथ बनानी है। फिर मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले जीएवी आएगा, कैसे निकालोगे? वो 4 स्टेप्स हैं बेटा। माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिल जाएगा, वैसे ही करना जैसे नॉर्मली करते हो, कोई चेंज नहीं है। ये आपकी एनएवी आ जाएगी, इसमें से आप माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%, वो आप माइनस करोगे, और माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। और आपको अच्छी तरह पता है लेट आउट के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है विदाउट एनी लिमिट, मतलब पूरा मिलेगा। ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और फिर एक काम करना, बस लास्ट काम, इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को लास्ट में दोनों में बांट देना बेटा, ए और बी में। ठीक है सर, किस रेशो में? बेटा जिस रेशो में उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा है। अगर दोनों भाई हैं और सपोज दोनों का हिस्सा इक्वल है तो 1:1 में बेटा बांट देना इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की स्टेटमेंट अलग अलग बनाना दोनों को ओनर्स की, लेट आउट वाले पोर्शन की स्टेटमेंट एक साथ बनाना, और लास्ट में फिर दोनों को ओनर्स में उनके रेशियो के हिसाब से इनकम को बांट देना। इतना सही काम है बेटा, कॉपी कर लो इसे, फिर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इसका।
कराऊं एक क्वेश्चन? देखो बेटे, बच्चे मेरे साथ आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ध्यान से देखना है। 3 ब्रदर्स ए बी एंड सी हैविंग इक्वल शेयर, तो बेटा 3 भाई हैं और तीनों का शेयर इक्वल है, आर को ओनर्स ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल यूनिट्स। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, मेरी बात समझनी है। देखो, उसने कहा एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये बेटा सपोज हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें 6 यूनिट्स हैं, 6, और 6 के 6 आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल हूबहू सेम है। तो ये देखो 6 में बांट देते हैं बेटा इसे, ये देखो हो गए 6 यूनिट। ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। तो 6 यूनिट है प्रॉपर्टी में, 6 के 6 आइडेंटिकल हैं बेटा, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 31 मई 1994, ठीक है। ईच ऑफ देम ऑक्यूपाइज 1 यूनिट फॉर हिज रेजिडेंस। क्या लिखा हुआ है बेटा, 6 में से तीनों भाइयों ने एक एक यूनिट ऑक्यूपाई कर रखा है खुद के रहने के लिए, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो तीनों भाइयों ने एक एक ऑक्यूपाई कर रखा है खुद के रेजिडेंस के लिए। तो सपोज ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है ए का, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है बी का, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है सी का। तो हो गया, तीनों ने एक एक यूनिट खुद के रहने के लिए ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, एंड द अदर 3 यूनिट्स आर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 7,000 पर मंथ पर यूनिट। और बाकी जो 3 यूनिट्स है ना बेटा, वो लेट आउट है। तो ये भी लेट आउट है, ये भी लेट आउट है, और ये भी लेट आउट है, ठीक है। और कितना किराया आ रहा है इन तीनों से, कितना किराया आ रहा है, 7,000 पर मंथ पर यूनिट। तो एक यूनिट का एक मंथ का 7,000 रुपए किराया आ रहा है बेटा। तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो 3 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं और 3 यूनिट्स लेट आउट है, ठीक है। फिर पढ़ो, फिर उसने कहा म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 4 लाख। बेटा पूरे घर की म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख है, और हमें चाहिए होती है सिर्फ लेट आउट की, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी तो 0 है। तो लेट आउट वाले पोर्शन की फिर कितनी हो गई, 2 लाख। सुनो, उसने कहा पूरे घर की म्यूनिसिपल वैल्यू बेटे 2 लाख है, ये सॉरी 4 लाख है, ये बेटा पूरे घर की है, मतलब 6 यूनिट्स की है। मुझे 3 यूनिट्स की चाहिए, मुझे इन 3 यूनिट्स की म्यूनिसिपल वैल्यू चाहिए। तो इन 3 यूनिट्स की म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख आ गई। भाई 6 यूनिट्स की 4 लाख है, तो 3 यूनिट्स की 2 लाख आ गई। फिर एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस आर 40% ऑफ सच म्यूनिसिपल वैल्यू विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा याद रखना, म्यूनिसिपल टैक्स भी मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट के नहीं चाहिए, क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलता है बेटा। मुझे चाहिए सिर्फ लेट आउट वाले पार्ट के, इसके चाहिए बेटा इन 3 यूनिट्स के म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो उसने कहा म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं म्यूनिसिपल वैल्यू का 40%, और म्यूनिसिपल वैल्यू है 2 लाख। तो 2 लाख का 40% 80,000 के म्यूनिसिपल टैक्सेस आ गए बेटे। समझ आ रहा है? मेरे को सिर्फ इन्हीं तीनों यूनिट्स के चाहिए मुझे, ठीक है। फिर अगला अदर एक्सपेंसेस दे रखा है, रिपेयर, कलेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। सुनो बेटा, सुनो, ये जो इंटरेस्ट आपने दिया है ये पूरे घर का है,
तो पहले बताओ इसमें से फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड का और लेट आउट का कितना होगा? 1:1 में बांट दूं, क्योंकि 3 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 3 यूनिट लेट आउट है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट का 1,21,000 और लेट आउट वाले पार्ट का भी 1,21,000। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेन्ड वेकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर। उसने कहा एक लेट आउट यूनिट, कोई भी एक, इसको ले लेते हैं, ये 3 months के लिए क्या रहा है बेटे? वेकेंट रहा है। ये 3 months के लिए वेकेंट रहा है। ठीक है, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी का केस आएगा इसमें। खैर आगे देखो, A could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Mumbai. He does not have any other house. The other income of A, B and C are 180, 190 and 210 respectively. Compute income under the head house property and total income of 3 brothers for assessment year 21-22. चलो करना शुरू करें बेटा। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, बहुत सिंपल सा केस। ठीक है, चल आओ मेरे साथ, हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बेटा याद करो मैंने क्या कहा था अभी जब मैं एग्जांपल करा रहा था बेटा, कि बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड का ट्रीटमेंट अलग अलग करना, पर ब्रदर करना, और लेट आउट का ट्रीटमेंट एक साथ करना। बाद में बेटा तीनों भाइयों में इनकम को बांट देंगे। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का ट्रीटमेंट अलग अलग करना है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑफ ए, सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑफ बी, सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑफ सी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग अलग ट्रीटमेंट और लेट आउट का एक साथ करेंगे। ठीक है, लेट आउट का एक साथ। चलो जीएवी, बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी नील। चलो लेट आउट की निकालते हैं बेटा, वर्किंग नोट बना लो। कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, कौन से पोर्शन की? लेट आउट पोर्शन की। और लेट आउट कितने यूनिट्स थे बेटा? 3 यूनिट्स लेट आउट थे। ठीक है, चलो करते हैं। देखो बेटा पहला स्टेप, एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। कैसे निकालते थे? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो भी हायर है, बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, चलो मेरे को बताना बेटा। चलो बताओ बेटे म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है? 3 यूनिट्स की बताना। ये देखो म्यूनिसिपल वैल्यू बेटा 2 लाख है 3 यूनिट्स की, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख। अच्छा बेटा क्वेश्चन में ना फेयर रेंट नहीं दे रखा था, तो मैंने कहा था अगर फेयर रेंट नहीं दे रखा है तो फेयर रेंट को किसके बराबर मानोगे? एक्चुअल रेंट के बराबर। और एक्चुअल रेंट है 7,000 पर मंथ पर यूनिट। तो फेयर रेंट निकालो जरा, फेयर रेंट 7,000 पर मंथ। ठीक है, 7,000 पर मंथ, तो पूरे साल का इंटू 12 इंटू ये 1 यूनिट का आया इंटू 3 यूनिट्स। 7,000 इंटू 12 इंटू 3, 252। तो फेयर रेंट आ गया 2,52,000। दोनों में से जो भी हायर है तो 252 हायर आ गया, और स्टैंडर्ड रेंट है नहीं तो उसे छोड़ दो। फर्स्ट स्टेप के हिसाब से 252 आ गया। सेकेंड स्टेप, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है बेटा, मैंने कहा था एक्चुअल रेंट हमेशा 12 मंथ्स का आता है बेटा, एक्सेप्ट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस, और ये तीनों यूनिट्स बेटा ड्यूरिंग द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं हुए हैं, तो पूरे 12 मंथ्स का आएगा। 7,000 पर मंथ, तो पूरे साल का 84,000 इंटू 3 यूनिट्स, माइनस अनरियलाइज रेंट कोई है नहीं, तो एक्चुअल रेंट 252 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 स्टेप 1
और स्टेप 2 दोनों में से जो भी हायर है, 252 ही हायर आ गया। और लास्ट आता है स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब ये देखना, स्टेप 3 आया 252 माइनस, बेटा उन्होंने कहा था 1 यूनिट 3 महीनों के लिए वेकेंट रहा है, 1 यूनिट। तो बेटा एक बार बताओ, अगर वो यूनिट वेकेंट ना रहता तो उस यूनिट का 7,000 रुपए के हिसाब से 3 महीनों का, 7,000 के हिसाब से 3 महीनों का कितना आ जाता बेटा? 21,000 आ जाता। ये लॉस हो गया तो 252 माइनस 21, 231। लो बेटा, ये आपका आ गया जीएवी। ये आपकी जीएवी। सॉल्व करो बेटा। मेरे ख्याल से समझ आया बेटे? चलो करो अब। तो जीएवी आ गया 231 लेट आउट का, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। बेटा म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो नहीं मिलता है, लेट आउट का मिल जाएगा बेटा, और लेट आउट का है 80,000, ये मिल जाएगा आपको। तो एनएवी निल निल निल, और एनएवी आ गई 151, ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%, निल निल निल, और 1,51,000 पे 30%, 45,300 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। और बेटा माइनस आएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब यहां पर ध्यान से चलना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के केस में, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, लेट आउट की बताओ 121। तो बेटा लेट आउट का डिडक्शन तो आपको पूरा मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट, पूरा 121 का डिडक्शन मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अब एक बार बताओ, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड, बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड का है 121। अब सुनो सुनो ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा, सुनो पहले मुझे एक बार बताओ, इंटरेस्ट का डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 30 मिलेगा पर ओनर या 2 लाख मिलेगा पर ओनर? वो डिपेंड किस पे करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है? उन 3 कंडीशंस पे। पहली क्या थी? लोन आपने लिया हो 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद। अब ये बताओ बेटा, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई 31 मई 1994 को, तो लोन आपने 31 मई 1994 से पहले ही लिया होगा। तो बेटा पहली शर्त ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, पहली सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब बेटा क्या है? आपको मैक्सिमम डिडक्शन 30 पर ओनर मिलेगा। अच्छा 30 पर ओनर मतलब तीनों का मिला के 90,000, और दिया कितना बेटा? 1,21,000। तो 1,21 का तो नहीं मिलता बेटा, मैक्सिमम कितना मिलेगा? 90,000, यानी 30 पर ओनर। तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 30 पर ओनर, मैक्सिमम 30 मिलेगा पर ओनर। पहली शर्त ही सेटिस्फाई नहीं हुई है। बस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो। सेल्फ ऑक्यूपाइड की आ गई -30, -30, -30, और लेट आउट की आ गई 151 माइनस 45,300 माइनस 121, 15,300 नेगेटिव,
15,300 नेगेटिव। और बेटा एक बार बताओ, ये जो लेट आउट की इनकम आ रही है 15,300 नेगेटिव, ये बेटा तीनों को ओनर्स में बढ़ जाएगी। ए, बी और सी में इक्वल शेयर था बेटा, तो डिवाइड बाय 3, तो 5100 का लॉस ए का, 5100 का लॉस बी का और 5100 का लॉस सी का। लो बेटा, ये आपकी इनकम्स आ गई बेटा, कॉपी करो इसे। मेरे ख्याल से समझ आया बेटा सबको। अभी इस क्वेश्चन में बेटा एक पार्ट और है हमारा। बेटा इस क्वेश्चन में ना एक पार्ट और क्या है, उसने कहा था टोटल इनकम भी निकालनी है तीनों भाइयों की। बेटा स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम। मैं सिंपल कर रहा हूं बेटा, ज्यादा उसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम, ठीक है, ए, बी और सी। बेटा पहले बताओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई, सेल्फ ऑक्यूपाइड की और लेट आउट की। बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो आई -30, तीनों की -30, और लेट आउट की इनकम आई -5100, तीनों की -5100, ठीक है। ये तो हाउस प्रॉपर्टी की आ गई। फिर आपको कुछ अदर इनकम्स भी दे रखी थी तीनों भाइयों की। अदर इनकम्स ये देखो, अदर इनकम्स आर 180, 190 एंड 210 रिस्पेक्टिवली। 180, 190 एंड 210 रिस्पेक्टिवली। तो बस ये आपकी टोटल इनकम आ गई बेटा, टोटल इनकम। तो 180 माइनस 35,100, 144,900 बी की, सॉरी ए की, 190 माइनस 35,100, 154,900 बी की, और 210 माइनस 35,100, 174,900 सी की टोटल इनकम। लो बेटा, ये आपकी टोटल इनकम आ गई। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको। ठीक है, तो को ओनरशिप वाला बेटा केस क्लियर हुआ है। फिर मैं एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स बेटा आपको और करा दूं। क्लियर हुआ सबको? चलो अब बेटा मैं एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स आपको और करा रहा हूं। या ना बेटा सेक्शन 25A, सब्सीक्वेंट रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। बेटा ध्यान से समझना है मेरी बात, आओ मेरे साथ, हेडिंग लिखो, अनरियलाइज्ड रेंट। सेक्शन 25A बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझना है बेटा। देखो बेटा, पहले हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 1920 की। पहले 1920 की बात करूंगा, फिर मैं आऊंगा प्रीवियस ईयर 2021 पे, फिर आऊंगा प्रीवियस ईयर 2021 पे। फिलहाल इस पे ध्यान देना 1920 पे, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा। एक बात बताओ, आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपने किराए पे दे रखी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है बेटा, किराए पे दे रखी है। तो उसकी जीएवी कैसे निकालते हो बेटा? सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हो, है ना, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, है ना। चलो सपोज
एक्सपेक्टेड रेंट आपका आ गया 2 लाख सपोज, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप ध्यान से, आप करते हो एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अब सुनना ध्यान से बेटा, आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी थी 25,000 रुपए महीने पे, ठीक है। तो बेटा 12 महीने के हिसाब से एक्चुअल रेंट कितना हो गया? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए माइनस, बेटा पता है क्या हुआ, आपका जो टेनेंट था, जो किराएदार था, उसने 3 महीनों का किराया आपको पे नहीं करा बेटा, ठीक है। तो इस 3 महीने को हम क्या कहेंगे? अनरियलाइज्ड रेंट। तो 3 महीनों का किराया 25,000 रुपए के हिसाब से उसने आपको पे नहीं करा, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड रेंट कितना हो गया? 75,000। तो 3 लाख माइनस 75,000, स्टेप 2 के हिसाब से आ गया 2,25,000 रुपए। तो अनरियलाइज्ड रेंट हो गया 3 महीनों का 25,000 के हिसाब से 75,000, ठीक है। अब थर्ड, स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से जो भी हायर है, और हायर आ गया 2,25,000, है ना। और फिर आता है स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। बेटा वैकेंसी कोई है नहीं, वैकेंसी कोई नहीं है, तो स्टेप 3 के हिसाब से आ गया 2,25,000। लो, यह आपका बेटा क्या आ गया? जीएवी, है ना। यह आपकी आ गई बेटा जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर हुआ? पक्का? मैं बेटा आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट। सुनो बेटा, गवर्नमेंट ने क्या करा, सुनो ध्यान से, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्चुअल रेंट में से गवर्नमेंट ने माइनस कर दिया अनरियलाइज्ड रेंट। ये गवर्नमेंट ने बेटा अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दिया 75,000 का। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में, गवर्नमेंट ने 19-20 में अनरियलाइज्ड रेंट पे टैक्स नहीं लगाया बेटा। सोचो, गवर्नमेंट ने जीएवी किसको माना? 225 को जीएवी माना है, 3 लाख को जीएवी नहीं माना। गवर्नमेंट ने अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दिया था एक्चुअल रेंट में से, मतलब गवर्नमेंट ने अनरियलाइज्ड रेंट पे टैक्स नहीं लगाया प्रीवियस ईयर 1920 में, कोई टैक्स नहीं लगाया बेटा। सोचो, अगर ये अनरियलाइज्ड रेंट माइनस ना करा होता तो ये आपका 225 की जगह 3 लाख होता और जीएवी आता 3 लाख। तो इनकम निकालते समय आप जीएवी कितना लेते? 3 लाख लेते बेटा, ना कि 225। यानी गवर्नमेंट ने अनरियलाइज्ड रेंट को एक्चुअल रेंट में से माइनस करवा दिया, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट पे गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लिया है प्रीवियस ईयर 1920 में। तो अनरियलाइज्ड रेंट इज नॉट टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 1920। बेटा गवर्नमेंट ने अनरियलाइज्ड रेंट पे टैक्स आपसे नहीं लिया है प्रीवियस ईयर 1920 में, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट का मानना क्या है कि क्योंकि ये रेंट 75,000 रुपए का रेंट आपको 1920 में नहीं मिला, इसलिए उस पे टैक्स लेना आपसे सही नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है? गवर्नमेंट ने कहा ये जो 75,000 का अनरियलाइज्ड रेंट है ना, क्योंकि ये आपको नहीं मिला है, बिकॉज इट इज नॉट रिसीव्ड बाय ओनर,
तो क्योंकि आपको ये रेंट एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए बेटा इस पे टैक्स लगाना सही बात नहीं है। तो गवर्नमेंट ने आपको ना 75,000 पे टैक्स लगाया ही नहीं है प्रीवियस ईयर 1920 में। बात समझ आई बेटा? कॉपी करो पहले इतना, फिर आगे की बात करता हूं। ये तो हो गई प्रीवियस ईयर 1920 की बात। समझ आया? अब सुनो आगे बेटा। अब हुआ क्या, ये जो मेरा टेनेंट था ना, किराएदार था, उसने मुझे ये पूरा 75,000 पे कर दिया एक साथ प्रीवियस ईयर 2021 में। मतलब टेनेंट पेज अनरियलाइज्ड रेंट of 75,000 in previous year 2021। तो टेनेंट ने अनरियलाइज्ड रेंट 75,000 का पे कर दिया पूरा 2021 में। ठीक है बेटा। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, सुनो सुनो ध्यान से, समअप कर रहा हूं। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा हमने आपसे 75,000 के अनरियलाइज रेंट पे टैक्स नहीं लिया था 1920 में। क्यों? क्योंकि ये आपको रिसीव नहीं हुआ था। बट अब 2021 में तो ये 75,000 आपको क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। तो अब 2021 में हम आपसे इस 75,000 पे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। मतलब ये बेटा ये 75,000 टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। ये 75,000 अब टैक्सेबल हो जाएगा इन प्रीवियस ईयर 2021। बेटा ये 75,000 अब टैक्सेबल हो जाएगा 2021 में। फिर गवर्नमेंट ने कहा हमने 75,000 के अनरियलाइज रेंट पे 1920 में आपसे टैक्स नहीं लिया था क्योंकि आपको रिसीव नहीं हुआ था। बट अब तो रिसीव हो गया ना, तो अब तो आपको टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 2021 में गवर्नमेंट इस 75,000 को क्या कर देगी, टैक्सेबल। बात क्लियर हुई? लेकिन बेटा मैंने गवर्नमेंट से एक बात पूछी। ठीक है, मैंने क्या पूछा, मैंने कहा ये अनरियलाइज रेंट 75,000 आप पूरा टैक्सेबल नहीं कर सकते। ये अनरियलाइज रेंट 75,000 का पूरा आप टैक्सेबल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने कहा क्यों नहीं कर सकते भाई? मैंने कहा एक बात सोचो, अगर ये 75,000 इस साल नहीं मिला होता, 19-20 में ही मिला होता, 19-20 में ही मिला होता, तो क्या 19-20 में आपने मुझे इस 75,000 पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ना दिया होता 30% के हिसाब से? मैंने क्या कहा, अगर ये 75,000 इस साल ना बल्कि 19-20 में ही मिला होता, तो क्या आपने मुझे 19-20 में इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% के हिसाब से ना दिया होता क्या? एक बात सोचो, 225 जीएवी है बेटा। अगर ये जीएवी 225 नहीं होती, 3 लाख होती बेटा, पूरी 3 लाख होती। सपोज म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं, हटाओ से, जीएवी पूरी 3 लाख होती, तो बेटा पूरे 3 लाख पे 30% 90,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है कि नहीं? और अब कितना मिला बेटा, 225 पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला 30% का। तो 225 पे 30% मतलब 67,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिला है। सोचो, अगर ये 75,000 19-20 में ही मिला होता तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 67,500 ना होता, बल्कि 3 लाख पे 30% 90,000 होता बेटा।
67,500 माइनस 90,000, 22,500 का और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता 1920 में। तो बेटा गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 75,000 पे 30%, 22,500 की आप ले लो स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो बचा कितना? बाकी बचा हुआ 52,500 बेटा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर 2021। लो बेटा बस इतनी सी बात थी बच्चे, समझ आया बेटा? मेरे ख्याल से कॉपी कर लो इसे। पूरा समझ आया बेटा क्यों स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है? बेटा मेरा कहना तो वही है, मैंने कहा अगर ये 75,000 2021 में ना मिलता, 19-20 में मिलता, तो क्या आप 19-20 में इस 75 पे मुझे 30% के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन ना देते ना, तो फिर 2021 में देने में क्या दिक्कत है? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप 75,000 में से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, बाकी पे आप हमें क्या दे दो? टैक्स दे दो। समझ आया बेटा? कॉपी करो इसे। एक छोटा सा टॉपिक बेटा और कराना है इस लेक्चर में, छोटा सा है, सिंपल। करें? आओ मेरे साथ बेटा। एक और टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटा, ये आपके ना नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो ध्यान से लिख लेना बेटा, कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट बेटा क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा, बहुत सिंपल सा केस है, ध्यान से समझना है, ठीक है? यहां पर लिखो हाउस प्रॉपर्टी प्लस सर्विसेज, और यहां पर लिखो हाउस प्रॉपर्टी प्लस फर्नीचर एंड फिक्सचर प्लस प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अब क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। इमेजिन करो मैं एक फ्लैट किराए पे लेने के लिए गया, फ्लैट, ठीक है? तो मैंने ओनर जो था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ भाई बताओ हाउस प्रॉपर्टी का, फ्लैट का कितना रेंट लोगे? उसने कहा हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है 15,000 रुपये पर मंथ, इतना रेंट है, ठीक है? मैंने कहा अच्छा। फिर ओनर ने कहा 15,000 रुपये के अलावा आपसे कुछ रेंट सर्विसेज का भी चार्ज किया जाएगा। मैंने कहा सर्विसेज का? कौन सी सर्विसेज का? तो ओनर कहता है भाई हम आपको लिफ्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? हम आपको सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करेंगे उसका भी हम आपसे पैसा लेंगे, ठीक है? मैंने कहा चलो। मैंने कहा भाई बताओ कितना लोगे इन सर्विसेज का? उन्होंने कहा 5,000 पर मंथ इन सर्विसेज का हो जाएगा, मतलब टोटल हम आपसे किराया लेंगे 20,000 पर मंथ का। लो बेटा बात पहले बताओ, ये समझ आई है बेटा? पक्का? अब सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। बेटा अब ना ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा ओनर के हैंड्स में ये 20,000 क्या होगा बेटा? टैक्सेबल होगा, इनकम है ना उसकी, टैक्सेबल होगा। बट बेटा ये पूरा 20 हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 20 में से
5,000 तो बेटा किस बात का है? सर्विसेज का है। हाउस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक तो वो 15,000 ही ले रहा है बेटा। याद करो सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन बेटा वो कहता था हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या क्या आएगा? बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, मतलब बिल्डिंग से जुड़ा किराया और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू से जुड़ा हुआ किराया हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। सर्विसेज का पैसा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो बिल्डिंग के मुतल्लिक है और ना ही वो लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू के मुतल्लिक है। बेटा बात समझ आइए, तो याद रखना 20,000 में से बेटा टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा? बेटा 15,000 रुपए तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये है बिल्डिंग के मुतल्लिक। ठीक है, और बेटा ये जो 5,000 सर्विसेज का ले रहा है ये टैक्सेबल होगा बेटा या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, या ये टैक्सेबल होगा बिजनेस और प्रोफेशन में, डिपेंडिंग अपॉन ये सर्विसेज देना ओनर का बिजनेस है या नहीं। तो अगर तो ये सर्विसेज देना ओनर का बिजनेस ही है तो पीजीबीपी हेड में होगा बेटा, बिजनेस और प्रोफेशन हेड में। और अगर ये उसका बिजनेस नहीं है तो ये टैक्सेबल होगा बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो मैंने क्या कहा बेटा, बचा हुआ 5,000 टैक्सेबल या तो होगा अंडर द हेड पीजीबीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन, या टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कितना? 5,000 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन ये सर्विसेज देना ओनर का बिजनेस है या नहीं। बहुत से लोगों का बेटा बिजनेस ही ये सर्विसेज देने का है, तो उस केस में पीजीबीपी हेड में, नहीं तो बेटा अदर सोर्सेज हेड में। समझ आया बेटा सबको? कॉपी करो इसे। ठीक है, चलो अब बेटा अगला आता है, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। ये देखो, इसको बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। सेपरेबल और इनसेपरेबल, सेपरेबल और इनसेपरेबल। बेटा ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना। अब फिर से एग्जांपल देखते हैं। मैं फ्लैट किराए पे लेने के लिए बेटा ओनर के पास गया। ओनर ने कहा हाउस प्रॉपर्टी का तो हम आपसे लेंगे 15,000 रुपए पर मंथ। ये तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का है, फ्लैट का, प्लस हम आपसे ना फर्नीचर जो हमने अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, सोफा, कबर्ड, बेड, डाइनिंग टेबल, इन सब का हम अलग लेंगे। तो जो फर्नीचर हमने दिया है अंदर, उसका 5,000 रुपये अलग से है। अच्छा, हमने अंदर प्लांट और मशीनरी भी दे रखी है, जैसे टीवी मिलेगा आपको अंदर, फ्रिज मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेगी, एयर कंडीशनर मिलेंगे, माइक्रोवेव मिलेगा। तो ये जो प्लांट और मशीनरी हमने दी है 10,000 रुपये पर मंथ इसका लगेगा। मतलब टोटल किराया हम आपसे लेंगे 30,000 रुपीज पर मंथ का। तो जिसमें से 15,000 तो है हाउस प्रॉपर्टी का और बाकी 15,000 है फर्नीचर का और प्लांट एंड मशीनरी का। पक्का? वही सेम बात है बेटा, वही सेम बात। अब बताओ, ओनर के हैंड्स में ये 30 बेटा कैसे टैक्सेबल होगा? चलो अपने आप बताओ। इसमें से बेटा हाउस प्रॉपर्टी फ्लैट के मुतल्लिक, बिल्डिंग के मुतल्लिक कितना था बेटा? 15,000।
तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कितना? 15,000 रुपए तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, और बाकी 15,000 जो फर्नीचर और प्लांट के मुतल्लिक था वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 22 कहता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में या तो बिल्डिंग से जुड़ा हुआ रेंट टैक्सेबल होगा या लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू से जुड़ा हुआ होगा। फर्नीचर से जुड़ा हुआ और प्लांट और मशीनरी से जुड़ा हुआ हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं हो सकता, तो वो या तो टैक्सेबल होगा बेटा अंडर द हेड, बताओ, पीजीबीपी, अगर आपका बिजनेस ही इस चीज का है, या फिर टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज अगर आपका बिजनेस इस चीज का नहीं है। लो बेटा, तो बेटा बहुत सो का ना, बिजनेस ही क्या होता है, वो फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी किराए पे देते हैं बेटा, उनका बिजनेस ही ये है, तो फिर पीजीबीपी हेड में। अगर आपका बिजनेस इस चीज का नहीं है तो अदर सोर्सेस में। ठीक है, कॉपी कर लो। बेटा समझ आया है? चलो लास्ट, अब ये सुनना बेटा, ये सुनना लास्ट। बेटा लास्ट में क्या है, अब फिर से एग्जांपल सुनो। मैं ओनर के पास गया और मैंने कहा ये फ्लैट मुझे कितने रुपए किराए पे मिलेगा? ठीक है, उसने कहा इस पूरे फ्लैट का हम आपसे लेंगे 30,000 पर मंथ, पूरे फ्लैट का। मैंने कहा ना, ऐसे मत बताओ मेरे को, ऐसे मत बताओ, मुझे बताओ इसमें से हाउस प्रॉपर्टी फ्लैट का कितना है और अंदर जो आप फर्नीचर दे रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हो, उसका कितना है, अलग अलग बताओ मुझे। उसने कहा अलग अलग नहीं पता, इनसेपरेबल है, मतलब इन दोनों को मैंने सेपरेट नहीं किया हुआ है, टोटल 30 है, इसी में फ्लैट का है, इसी में फर्नीचर का है, इसी में प्लांट और मशीनरी का है, अलग अलग नहीं पता। पॉइंट क्लियर? अब दिक्कत आएगी बेटा, अब दिक्कत यह आएगी कि आप इस पूरे 30 को बेटा कौन से हेड में टैक्सेबल करोगे? बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड में करोगे, ठीक है, या फिर इसे पीजीबीपी या अदर सोर्सेस में करोगे? तो बेटा अगर मैं इस पूरे 30 को, बेटा सेपरेट तो आप कर नहीं सकते, तो अगर मैं इस 30 को पूरे को हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर करता हूं, तो बेटा मैं सेक्शन 22 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा हूं, क्योंकि सेक्शन 22 साफ साफ कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में सिर्फ बिल्डिंग का और बिल्डिंग से जुड़े हुए लैंड का किराया टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में, जबकि इस 30 में बेटा फर्नीचर का किराया भी है और प्लांट और मशीनरी का किराया भी है। तो अगर मैं इसे पूरे 30 को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करता हूं तो सेक्शन 22 का कॉन्ट्रावेंशन है, तो इसे फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप टैक्सेबल नहीं कर सकते। या तो करो पीजीबीपी में या करो अदर सोर्सेस में। रीजन बेटा क्लियर हुआ क्यों ये 30,000 हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा? क्योंकि अगर मैंने इसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल किया तो मैं सेक्शन 22 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा हूं। सेक्शन 22 साफ साफ कहता था हाउस प्रॉपर्टी हेड में बिल्डिंग का रेंट टैक्सेबल होगा या बिल्डिंग से जुड़े हुए लैंड का, फर्नीचर का नहीं हो सकता हाउस प्रॉपर्टी हेड में, प्लांट और मशीनरी का नहीं हो सकता हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तो पीजीबीपी में होगा या अदर सोर्सेस में। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। चलो बाकी बेटा लास्ट टॉपिक हमारे हाउस प्रॉपर्टी का रहता है डीम्ड ओनरशिप। ठीक है, सेक्शन 27 वो हम कवर करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। टिल देन थैंक यू।